कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्योंकि जो रियल ज्ञान हमें लाइफ में मिलता है वो घूमने से ही मिलता है। आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितना मर्जी आप क्लासेस अटेंड कर लें, कोर्सेज अटेंड कर लें, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो मज़ा भटकने में, दर दर घूमने में, वो जगह घाट घाट का पानी पीने के बाद जो आता है, आप दो काम अवश्य करें कि अपने जीवन काल में एक बार वहाँ नमन करके ज़रूर आए, जहाँ पर हमारे शूरवीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। और वो जो वॉर में जो शहीद हुआ वो अपने लिए थोड़ी गया, वो देश के लिए गया। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन परिवार वालों से साल में एक बार, चाहे जब उनका जन्म दिवस हो या उनका बलिदान दिवस हो, जा कर के 2 मिनट के लिए बोले, हाथ जोड़ करके। मनोज कुमार पांडे और विक्रम बत्रा वो पड़ोसियों के घर जा करके वो सीरीज देखते थे, और वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया कि हमें देश के लिए कुछ करना है, भारतीय सेना को ज्वाइन करना है और देश पे मर मिटना है। तो इतनी पावर है स्टोरीज के अंदर। वैष्णो देवी ये लगता है कि मतलब क्या काम हुआ है वैष्णो देवी में, तो वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। जब इतने करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी कुछ दिल से काम करने की आवश्यकता है। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ऋषिराज जी। एडिशनल जनरल मैनेजर हैं ऑपरेशंस के डीएमआरसी के, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। इसी के साथ इन्होंने कारगिल के ऊपर अपनी किताबें लिखी, और किताबों की तो एक पूरी श्रृंखला है, यूँ कहे तो चित्रों के साथ भी किताबें हैं। आध्यात्मिक तमाम जगहों को एक्सप्लोर किया है, पूरे के पूरे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को उन्होंने घूमा है। तो ऐसे में सर से बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करते। सर, सबसे पहले तो इतना सारा काम और इतने व्यस्त, मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में बुलाया, और इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आशा थी कि आप यही सवाल सबसे पहले पूछने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि घूमने के लिए ना एक जिज्ञासु मन चाहिए, मतलब कि एक ज़ील चाहिए घूमने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जिनको घूमना होता है वो घूमते हैं। क्योंकि जो रियल ज्ञान हमें लाइफ में मिलता है वो वो घूमने घूमने से। से ही मिलता है। आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितना मर्जी आप क्लासेस अटेंड कर लें, कोर्सेज अटेंड कर लें, जी। आप कोचेज हायर कर लें, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो मज़ा भटकने में, दर दर घूमने में, वो जगह घाट घाट का पानी पीने के बाद जो आता है, तो वो कहीं नहीं आ सकता। तो उस ज्ञान को जो समझ लेता है, उस बात को जो समझ लेता है, वो कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज करता है। हुँ, ठीक है ना? समय निकाल ही लेता है। जी। तो मतलब कैसे ये जो शिफ्ट था, अक्सर देखते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो 9 टू 5 अपना जॉब करते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, एन्जॉय करते हैं। फिर कैसे ये शिफ्ट हुआ कि आप इतना एक्सप्लोर करने लगे, कारगिल के वॉर हीरोज़ से पर्सनली जा करके मिलना? सर, ये बहुत बहुत महती कदम है जो आपने उठाया था। कैसे, हाउ इट ऑल हैपेंड? जो घूमने की बात है कि मतलब मेरा जो घूमने का सफ़र शुरू हुआ, वो स्टार्ट हुआ 1994 में, जब मैं रेलवेज़ में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा। जी। तो फ़ॉर्च्यूनेटली वहाँ पर मेरा जॉब प्रोफ़ाइल ऐसा था कि जहाँ मतलब कि हमें इंस्पेक्शंस के लिए जाना पड़ता था। अच्छा। और जो मेरी टेरिटरी थी वो पैन इंडिया थी। मतलब आई वाज़ पोस्टेड इन नॉर्दर्न रेलवे, बट माय टेरिटरी वाज़ पैन इंडिया। हुँ। तो वहीं से घूमने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो कि ऐसा मैं तो नहीं है ना कि इंस्पेक्शन पे जाते थे, थोड़ा-सा ऑफ मिला, निकल गए घूमने? नहीं, वो तो ऑब्वियसली जब आप कहीं इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो सपोज़ मैं पटना गया, पटना में मेरा काम 4 घंटे का, तो मैं 6 घंटा क्या करूँगा? हाँ। तो मैं वहाँ पर गुरु गोविंद साहब जी के गुरुद्वारे जा सकता हूँ, गंगा के तट पर जा सकता हूँ, महावीर मंदिर में जाकर नमन कर सकता हूँ। तो जी। दैट नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर डूइंग दैट, राइट? हुँ। तो इस तरह से घूमने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात, रेलवे एक पास भी देती है, पास की सुविधा। जो मेरे दोस्त रेलवे में काम करते होंगे या जिनके पिताजी काम करते होंगे, उनको पता होगा हुँ। कि रेलवे साल में 3 पास देती है, जिसका आप सदुपयोग करके आप जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। जी। तो वो फ़ायदा मैंने भी उठाया है। अच्छा, तो आप रेलवे में थे और इंस्पेक्शन पे थे तो घूम लेते थे। जो लोग सरकारी शिक्षक हैं या फिर और भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं, तो फिर वो लोग कैसे समय निकाले? कुछ उन देखिए, लोगों के लिए भारत हिंट। सरकार एलटीसी भी देती है घूमने के लिए, ठीक है? वो 4 साल में 1 बार मिलता है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगेन ये बात आती है कि समय कैसे चुराना है, ठीक है? सैटरडे, संडे अगर किसी भी सरकारी बाबू की छुट्टी है, हिंदुस्तान में स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको बर्फ देखनी है,
वो आपसे 12 घंटे दूर है, ठीक है? मनाली की आप वोल्वो पकड़िए, आप बर्फ देखने पहुँच जाएँगे। अगर आपको रेत देखनी है, रेगिस्तान देखना है, आप हाँ, जैसलमेर की ट्रेन पकड़िए ओवरनाइट, शुक्रवार रात को बैठिए, शनिवार सुबह आप रेगिस्तान में पहुँच जाएँगे, ठीक है? इस तरह से समुद्र जाना है आपने, शाम को शुक्रवार शाम को आप अगस्त क्रांति राजधानी पकड़िए, सुबह आप समुद्र किनारे पहुँच जाएँगे। तो सिर्फ़ एक वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछाल में यार। जी, तो मन में ज़ील चाहिए बस। मन में झील चाहिए। लेखनी, मुझे लगता है कि जब आपने घूमना शुरू किया होगा तभी शायद आपके मन में उमड़-घुमड़ के विचार आए होंगे, फिर आपने उसको उकेरना शुरू किया होगा, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे पास आज भी वो डायरी 1995 में मैंने एक छोटी-सी डायरी बनाई थी अपनी, जिसमें मैंने ये लिखना शुरू किया, मैं किस ट्रेन से गया, कहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, मैंने क्या-क्या देखा। एक पैराग्राफ ज़्यादा था, 1 पेज बस लिखता था। हुँ, लेकिन जो लेखन का मुख्य काम स्टार्ट हुआ वो मैं 2012 में 2012 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया। जी, मतलब गया क्या वहाँ तो कालजयी यात्रा है, जब तक ईश्वर का आदेश ना हो वहाँ कोई जा नहीं सकता। तो उस जी, यात्रा का मुझे बुलावा आया और मैं उस यात्रा पर गया। वो यात्रा इतनी ज़बरदस्त यात्रा थी, मेरे लिए एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस था, जहाँ पर कि मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलाश पर बोला जाता है भोलेनाथ स्वयं विराजे हुए हैं। जी। तो वो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मेरे को हुए, रास्ते में देखते हैं आप क्लाउड फॉर्मेशन ओम बन जाता है क्लाउड से, हुँ, बहुत जगह हमें ऐसे दिव्य दर्शन हुए। बिल्कुल। तो मुझे लगा अंतरात्मा ने एक आवाज़ दी कि आपको ये सब कुछ पेन डाउन करना चाहिए क्योंकि कैलाश मानसरोवर बड़ा यूनिक प्लेस है। इट्स नॉट लाइक कि आप हरिद्वार चले गए या ऋषिकेश चले गए। तो कैलाश मानसरोवर तो मतलब सदियों में अगर किसी को मिलने पूरे लाइफ टाइम में अगर एक बार जाने को मिल जाए तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो वहाँ मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस यात्रा के सारे अनुभवों को लिखूँगा। आपने सर एक ज़िक्र किया कि ये कालजयी यात्रा है। जैसे मैंने भी सुना है कि बहुत लोग कैलाश पर्वत तक जा नहीं पाते हैं। तो ये क्या मतलब किस वजह से वो नहीं जा पाते हैं? नहीं, नहीं देखिए 2 चीज़ें हैं, कैलाश पर्वत तक तो सब जा पाते हैं, लेकिन हुँ, कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, ठीक है? हुँ, चढ़ना और कैलाश तक पहुँचना क्योंकि वहाँ पर कैलाश में एक जगह ऐसी है जिसको चरण दर्शन बोलते हैं। जी, तो आप कैलाश जी को छूकर भी आ सकते हैं, हुँ, उसको चरण दर्शन बोलते हैं। जी, तो डेरापुक में वो जगह पड़ती है और दूसरा होता है कि आप परिक्रमा करते हो 55 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है जिसमें आप कैलाश जी की परिक्रमा करते हैं लेकिन वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं क्योंकि वहां पर मौसम जो है ना मतलब एकदम से बदलाव आ जाते हैं मौसम के अंदर तो आप यहाँ से प्लान करके गए मैं कैलाश की परिक्रमा करूंगा लेकिन वहां पर मौसम आपको अलाउ ही नहीं करता आगे बढ़ने के लिए हुँ। तो लेकिन आप कैलाश जी के दर्शन करते हैं आप चरण दर्शन भी कर सकते हैं लेकिन चढ़ना अलाउड नहीं ऑफिशियली इट इज नॉट परमिटेड तो आप वहाँ पर कैसे गए थे? मैं आपने भी बस चरण दर्शन किया या फिर आप वो जो परिक्रमा है वो पूरा किए नहीं, और ऊपर तक गए? परिक्रमा तो देखिए हमारे उसमें भी वेदर का प्रॉब्लम था। हुँ, तो हमने सिर्फ़ कैलाश जी के दर्शन किए, जैसे सुबह जब सूर्योदय होता है, तो वहाँ पर जो किरणें पड़ती हैं, तो उस समय गोल्डन सुमेरु उसको बोलते हैं। तो हुँ, कैलाश जी बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं। फिर जब वो सूर्य थोड़ी-सी देर बाद के बाद फिर वो सिल्वर हो जाते हैं, तो वो सिल्वर सुमेरु बोलते हैं। तो वो सारे दर्शन हमें अच्छे से हुए और हम वहाँ पर पूरा हमने करीब 1.5 दिन बिताया, तो बहुत अच्छे से रहा हमारा। तो ये सब हमने वहाँ पे दर्शन किए और एक्सपीरियंसेस लिए वहाँ पे। हुँ। तो क्योंकि अब 4 धाम की बात हो रही है तो फिर धीरे-धीरे सभी धामों के ज़िक्र कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद कैसा रहा वहाँ पे? और फिर उसके बाद सर वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर चढ़ने नहीं देते इंतज़ाम होंगे सुरक्षा के कई, तो आप लोगों को बतौर इंडियन रेलवे में इंस्पेक्शन पे होते हुए जाना अलाउड था या फिर नहीं? नहीं, नहीं, ये बात तो मैं रेलवेज़ में था 1994 से 2003 तक। अच्छा, तो ये यात्रा मैंने की 2012 में। 12 में बाद हाँ, में की है। 2003 में मैं मेट्रो में आ गया था। हुँ, तो 2012 में जब मैं गया तब मैं दिल्ली मेट्रो के साथ काम कर रहा था। तो वहाँ तो वैसे भी अगर रेलवे में भी होते तो इंस्पेक्शन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज़ वो फॉरेन लैंड है। हुँ, तो इतना भी नहीं है अच्छा, कि इंस्पेक्शंस ठीक है इंडिया में कभी-कभार ऐसा नहीं कि मैंने सारा इंडिया इंस्पेक्शन करके ही घूमा है। ठीक है हुँ, ना? तो पर्सनल भी घूमा है। तो कैलाश मानसरोवर तो टोटली पर्सनल ट्रिप था। पर्सनल ट्रिप जी। था। कारगिल वॉर हीरोज़ की बात करेंगे। 1999 में ये युद्ध हुआ। फिर उसके बाद आप पर्सनली सबसे मिले। आपके और भी अपकमिंग प्रोग्राम्स आप बता रहे थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ मिल कर के? और
क्या लगा कि स्टिल मतलब कहीं पे हम लैग कर गए, या फिर उन परिवारों के साथ आज किस तरीके का मतलब बर्ताव हो रहा है? इस चीज़ को क्या आप उन तक जान पाए, मतलब उनसे जब मिले तो? देखिए, सबसे पहली बात कि 99 का जो कारगिल वॉर था ना, वो ऐसा पहला वॉर था इंडिया में जिसको मतलब मेरी उम्र के लोग या मेरे से 5-7 साल छोटे लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देखा। इंडिया में इससे पहले कोई भी वॉर होता था तो हमें सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से पता चलता था। जी। बट कारगिल वॉर पहला ऐसा वॉर था, हम सबने अपने ड्राइंग रूम में टीवीज़ पे बैठ कर के देखा। और हुँ, जो उसके अंदर हमारे वॉरियर्स थे, मतलब जो उन्होंने अपना पराक्रम उस वहाँ पर दिखाया, तो वो अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। मतलब कारगिल जो था, आज भी मतलब मैं बोलता हूँ कि जो अगर हम तीर्थों की बात भी करें, तो देश का जो सबसे बड़ा महातीर्थ जिसको मैं बोलता हूँ, वो कारगिल वॉर मेमोरियल को बोलता हूँ, जो द्रास में है। और मैं हर प्लेटफ़ॉर्म से ये बोलता हूँ कि आप 2 काम अवश्य करें कि अपने जीवन काल में एक बार वहाँ नमन करके ज़रूर आएँ, जहाँ पर हमारे शूरवीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। 527 शूरवीर थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया। और एक काम और मैं सबसे हर प्लेटफ़ॉर्म से अपील करता हूँ और आज भी करता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि साल में 1 बार मतलब आपके गली में, मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में कोई ना कोई ऐसी सड़क होगी जो किसी शहीद के नाम शहीद पर के होगी। नाम पे है। जी, तो आपको उसको खोजना चाहिए कि ये कौन-सा शहीद था, कौन-सी जी, वॉर में गया। और वो जो वॉर में जो शहीद हुआ वो अपने लिए थोड़ी गया, वो देश के लिए गया। बिल्कुल। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन परिवार वालों से साल में 1 बार, चाहे जब उनका जन्म दिवस हो या उनका बलिदान दिवस हो, जा कर के 2 मिनट के लिए बोलें, हाथ जोड़ करके, कि आपके जो पुत्र ने, आपकी पुत्री ने, आपके पति ने या आपके बेटे ने जो भी बलिदान दिया देश के लिए, उसके लिए हम ऋणी हैं। जी, तो अगर हम इतना भी कर लें तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति या देश सेवा है। मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई करनी है या बंदूक उठानी है। जी, अगर आप शहर में रहते हुए, अगर आप उन शहीदों के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन परिवार वालों से मिलते हैं, उनके बारे में आप लिखते हैं या उनके बारे में कोई किसी भी तरह की जागरूकता फैलाते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंसान का जो जन्म हमारा हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेगेसी हमें पास ऑन हुई है जी, हमारे एंसेस्टर्स से, जी, जी। जैसे ये वीर शिवाजी का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, हुँ, तो आपकी और मेरी जनरेशन को तो पता है इनके बारे में, लेकिन जी, जो आज बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ये शिक्षा कौन देगा? वो हमारा कर्तव्य है अपने संस्कृति को, अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपने देश के गौरव के बारे में, अपने शहीदों के बारे में उनको बताना हमारा कर्तव्य है। आपको याद होगा जब आप छोटे रहे होंगे, आपकी दादी कहानियाँ सुनाती थी। जी, छत्रपति शिवाजी कैसे बड़े हुए, कैसे वीरता के उनके अंदर बीज रोपित हुए। जी। तो ऐसे हुए। इवन जो मनोज कुमार पांडे साहब थे, विक्रम बत्रा हाँ, साहब थे कारगिल वॉर में। जी, अभी पीछे मैंने एक स्टडी किया, एक जगह मैंने बोला ये फैक्ट को, कि जब वो छोटे थे, परमवीर चक्र एक सीरियल आता था 1988 में दूरदर्शन पे। हुँ, तो उसमें जो होता ना, शान तेरी कभी कम ना हो ए वतन, शायद अभी भी कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे उससे। तो वो दोनों जो उस समय बालक थे, मनोज कुमार पांडे और विक्रम बत्रा, वो विक्रम बत्रा। पड़ोसियों के घर जा करके वो सीरीज देखते थे। और वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया कि हमें देश के लिए कुछ करना है, भारतीय सेना को ज्वाइन करना है और देश पे मर मिटना है। जी, तो इतनी 500। पावर है स्टोरीज के अंदर। सर, आपने शहीदों से बहुत ज़्यादा एनकाउंटर किया, मिले-जुले उनसे। एक थॉट जो हमारे देश में आजकल चलती है कि हमें देश के ऊपर शहीद होना है। तो हमने भी, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई वैसी हुई, तो ऐसा थॉट क्यों नहीं आता है कि हमें अपने देश के लिए दुश्मन को शहीद करना है? देखिए, ऐसा होता ना कि पहली बात तो ये है कि देश पर शहीद होना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जी, ठीक है। जैसे मुझे आपके सवाल पर याद आ गया, मनोज कुमार पांडे साहब से उनके एसएसबी के इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं? तो पांडे साहब ने कहा मुझे परमवीर चक्र लेना है। और अभी मैं परमवीर चक्र की सीरीज कर रहा हूँ आजकल। तो अरुण खेत्रपाल साहब जब आर्मी में आए, ही वाज द यंगेस्ट पीवीसी टिल 1999। हुँ। पीवीसी इज परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ये तो क्षेत्रपाल सबको साहब पता की ही तो है। ये कहानी है ना, टैंकों से घिर गए थे वो, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जी, आपको बता रहा हूँ, जिस दिन वो आर्मी में आए, ठीक है? ही जॉइन्ड इन पूना हॉर्स रेजिमेंट। तो पूना हॉर्स रेजिमेंट में 1965 में तारापुर साहब को परमवीर चक्र मिला था।
हम्म। भारत पाकिस्तान वॉर में। तो 71 वॉर में खेतरपाल साहब को मिला, लेकिन जब वो 70 में आर्मी में आए और मतलब को इंसिडेंस देखिए कि वो पूना हॉर्स में ही ज्वाइन किया, और वो ऑलरेडी उनको अडोर करते थे, उनकी मतलब उनको पूजा करते थे, एक तरह से तारापुर साहब की उनको फॉलो करते थे। हाँ मतलब तो जब पार्टी हो रही थी, उनका वेलकम हो रहा था कि अब बिकॉज ही हैड जॉइंड एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो एक पार्टी हो रही थी वेलकम की, आज एक नए ऑफिसर ने पूना हॉर्स में ज्वाइन किया है। तो जब उन्होंने चीयर्स किया तो उन्होंने बोला कि पहला परमवीर चक्र तो मिला हमारी रेजिमेंट के तारापुर साहब को, दूसरा मैं लेके आऊंगा। ये हम्म, बात बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आप सोचिए, परमवीर चक्र मिलता कैसे? मोस्टली तो शहीद होने के बाद पोस्ट ही मिलता, समझली, हाँ। मोस्टली केसेस में मिला है जी। कि जब आपने बैटल फील्ड पर अपनी जान कुर्बान कर दी। मतलब 21 साल उनकी उम्र थी, उस समय तो 20 साल थी जब उन्होंने उनकी बोली ये तो ये बात। भी स्टोरी है ना, जाने नहीं दे रहे थे उनको, फिर उन्होंने शायद कहा था कि नहीं मुझे जाना है वॉर पे। नहीं नहीं, वॉर पे तो वो गए, वॉर पे गए। और इनफैक्ट जब पहला अटैक उनके टैंक पर हो गया था, उनके टैंक का नाम था फामागुस्ता। फामागुस्ता टैंक का नाम फामागुस्ता के ऊपर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि भारत में फामागुस्ता क्या होता है। फामागुस्ता एक सिटी है साइप्रस में, तो जहां हम्म। पर पूना हॉर्स वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ी थी। जी। तो उस सिटी के नाम के उस टैंक का नाम था फामागुस्ता। तो ही वॉज राइडिंग ऑन अ फामागुस्ता। फामागुस्ता पर जब पहला अटैक हुआ तो उनके कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि आप जो है वापिस आ जाओ। हम्म। तो उन्होंने कहा सॉरी सर, अभी तक मेरी ये गन चल रही है। गन होती है ना जो टैंक की गन, उनकी इंटैक्ट थी जिससे अटैक किया जाता है। जी। तो थोड़ा दूसरा हिस्सा डैमेज हो गया। कह रहे सर मेरी गन चल रही है, और जब तक गन चल रही है मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ही वॉज सो ब्रेव। तो 21 साल की उम्र में वो बसंतर की लड़ाई में देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और 1999 तक मतलब कि ये रिकॉर्ड कायम रहा कि ही वॉज द यंगेस्ट परमवीर चक्र इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी। 1999 में ये रिकॉर्ड टूटा, योगेंद्र सिंह यादव साहब ने तोड़ा। जी। तो वो आज तक रिकॉर्ड बना हुआ है। तो देश में ये भी बता दूं कि 140 करोड़ के देश में सिर्फ 21 परमवीर चक्र हुए हैं, जिसमें से 3 लिविंग है। मतलब 3 वो महान शख्सियतें आज भी जीवित हैं। परमवीर चक्र संजय कुमार साहब हैं हमारे, दूसरे योगेंद्र सिंह साहब हैं। आप मिले? मैं कई बार मिला हूं उनसे। तो कैसा रहा जब उनसे आप मिले तो? तो ये क्या तो बातचीत होती है जब मतलब? महानायकों से मिलते हैं तो बातचीत तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस लेवल की होती होगी। तो वही तो जोश दर्शकों आ को जाता है समझाइए उनसे जी। बात करके, खास तौर पे जब योगेंद्र जी बात करते हैं किसी भी स्टेज पर। आजकल वो बहुत एक्टिव हैं, उनको पूरे देश से न्योता आता है बात करने के लिए। हम्म। तो जब वो कहानी बयां करते हैं कि टाइगर हिल पर क्या हुआ था, किस तरह से 5 रुपए का सिक्का उनके यहाँ दिल पे एक पर्स में रखा हुआ था, गोली आई उस 5 के सिक्के पे लगी तो वो बच गए। तो हम्म। टोटल 16 गोलियां उनको लगी थी, फिर भी वो बच गए क्योंकि भाग्य कुछ कुछ और लिखा था उनके। तो आफ्टर दैट ही गॉट द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। ये तो पूरे देश को मालूम ही है। और योगेंद्र साहब की क्या स्टोरी है? ये योगेंद्र साहब की स्टोरी है। वो उनकी? संजय कुमार जी। साहब जो थे वो विक्रम बत्रा साहब की रेजिमेंट के ही थे। और वो उन्होंने जो है, जैसे अटैक हो रहा था, एक बंकर तक वो गए, वहां से मीडियम मशीन गन से अटैक हो रहा था, उन्होंने नीचे से जा करके हाथ से खींच ली बंदूक उसके, हम्म। और कई पाकिस्तानी उन्होंने मारे। तो बहुत ही अमेजिंग उस समय काम किया उन्होंने। ये तो बॉर्डर मूवी में भी दिखाया गया है ना कि बंदूक जा करके नीचे से वो खींच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चित्रित मूवीज किया में गया है। दिखाना वो भी खैर रियल स्टोरी थी, बॉर्डर वाली भी। तो ये सब नॉर्मली वीर युद्ध के दौरान तो कर ही लेते हैं, हम्म। लेकिन उसको करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो लेकिन जान पर खेल करके जो देश के लिए काम करे, इसीलिए शायद उनको परमवीर कहा जाता है। जी। मूवीज की बात की आपने, जो पोर्ट्रे करते हैं हमारे मूवीज में देशभक्ति को, जिस तरीके से बॉर्डर मूवी आई या फिर और भी बहुत सारी मूवीज आती हैं, तो वो कुछ रियलिटी से है, मैच करते हैं, या फिर उससे भी और डार्कर रियलिटीज हैं ये कुछ? एक्चुअली क्या है, इस देश की त्रासदी है कि हम लोग जो है ना, किसी भी महान आदमी के बारे में तब ज्यादा जानते हैं जब वो मूवीज के रूप में आती है। विक्रम बत्रा 99 में नेशनल हीरो बने, ठीक हम्म। है, लेकिन वो बहुत महान हीरो कब बने? जब शेरशाह मूवी आ गई। हम्म। ठीक है, मैं कहता हूँ वो मूवी 90% भी अगर उसके करीब है रियलिटी के, तो लोगों को पता तो चला। जैसे मिल्खा सिंह साहब थे, मिल्खा सिंह साहब के बारे में ठीक है हम लोग सुनते थे कि बहुत महान धावक हैं,
लेकिन जिस तरीके से राकेश ओम प्रकाश साहब ने उस मूवी में दिखाया, तो ये सब देखने के बाद तो मतलब कि बच्चा बच्चा उनका फैन हो जाता है। हम्म, तो 99 कारगिल वॉर में भी यही हुआ, जब 5140 इंडिया ने जीता पहली बार, 5140 जीत करके आए, और वो बत्रा साहब का जो इंटरव्यू आया था, हाँ वो तो वो तो हम सब ने जी पूरे भारतवर्ष में बड़ा पॉपुलर हुआ था। जी ये जी दिल मांगे मोर, और कि उन्होंने बोला था कि ये दिल मांगे मोर, उन्होंने कैमरे पे भी बोला था हम्म, जब बरखा दत्त ने उनका इंटरव्यू किया था। तो जो काम विजुअल्स करते हैं ना, वो मतलब कि देखिए, होता क्या है कि हमें अपनी बात पहुंचानी है यंग जनरेशन तक। जब मेरी जनरेशन थी तब किताबें ज्यादा चलती थी, ठीक है। जब आपकी जनरेशन आई तो फिल्में ज्यादा चलती थी। अब क्या है, अब रील्स ज्यादा चलती हैं, पॉडकास्ट ज्यादा चलता है। अब जी रिटेंशन टाइम, एक सर्वे आया था पीछे कि जो आज की जेन जी है, जी उसका रिटेंशन टाइम 8 सेकंड है। जी तो 8 सेकंड में तभी 1 मिनट की रील आनी शुरू हुई कि भैया 1 मिनट में से ये 30 सेकंड भी देख लेगा तो कुछ ना कुछ तो इसके सर में घुस ही जाएगा ना। जी तो इसलिए अब रील वाली कल्चर आ गया। तो आई डोंट माइंड कल्चर कोई भी हो, मेरे को ये है कि हमें अपनी उस विधा को उनके दिमाग तक पहुंचाना है। तो आप भी जो सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि आप लिखते भी हैं फिर आप सीरीज भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही मोटो है कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल, सीरीज देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी कोई भी सीरीज जो है किसी भी शूरवीर के ऊपर 8 मिनट से ऊपर नहीं है। मैं बहुत लंबी सीरीज नहीं बनाता हूँ। मुझे पता है कि आजकल क्या चलता है। आजकल लंबा सिर्फ चलता है पॉडकास्ट। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो तो वो 40 मिनट, 45 मिनट, कोई कोई पॉडकास्ट तो एक एक सवा सवा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा चल जाता है। जी बट आज के जनरेशन को मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ कि जो ऑडियो विजुअल है, इसका बहुत बड़ा रोल है अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। विजुअल की बात की आपने आपने बीच में किताबें लिखना शुरू किया था जिसमें आप चित्र वर्णन टाइप से करते थे, तो वो आइडिया कैसे आया? देखिए, वो चित्र वर्णन क्या है, वो स्टोरी बुक्स है। जी तो वो स्टोरी बुक्स मैंने अभी 7 स्टोरी बुक्स लेके आया हूँ, कारगिल वॉरियर्स के ऊपर ही है वो सातों। सातों। क्योंकि वो बच्चों के लिए है, वो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों तक के लिए है। वो अभी शुक्र है कि इस देश में अभी इतना बुरा कल्चर नहीं आया कि 7वीं 8वीं के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं। तो जो बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं तो उनको स्टोरी बुक्स उनके लिए लेके आ रहे हैं। जो यंगस्टर्स ऑडियो विजुअल देखते हैं, रील्स देखते हैं, उनके लिए मैं रील्स तक बनाई है मैंने। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परहेज नहीं है किसी चीज़ से। मेरा जो उद्देश्य है, मेरी बात ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। हम्म। ये कर रहे हैं हम लोग। आध्यात्म की ओर भी आप गए, शहीदों से तो मिले ही, आध्यात्म की ओर भी आपका जाना रहा। अभी मानसरोवर की बात चल रही थी, उसके अलावा और तीर्थों के ऊपर जब आप जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या अनुभूति थी आपकी, कैसा अनुभव था? देखिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। 2008 में मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई थी। जी तब से वो मल्टीपल चल रहा है, कई कई बार हो गया है। तो ईश्वर कृपा कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर बुलाए नहीं, न्योता ना आए, तो कोई जा नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है। हम्म क्योंकि मेरे साथ भी कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर शबरीमला की यात्रा पर मुझे जाने का अवसर मिला। जी शबरीमला आई वाज प्लानिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल से सोच रहा था कि शबरीमला जाऊं, कैसे जाऊं। तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था। तो अचानक से एक दिन मेरा एक दोस्त है सत्या, वो बॉम्बे से आया हुआ था मेरे से मिलने के लिए। तो हम्म उससे मैंने कहा, कह रहा कुछ नहीं यार, मैं शबरीमला जा रहा हूँ 15 दिन। मैं, कैसे जा रहा है? तो उसने बताया, इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी। वो एक्चुअली 15 बार पहले भी गया हुआ शबरीमला। तो मैंने कहा, ये तो भगवान ने लग रहा है आज मेरा द्वार खोल दिया। मैं कहा, भाई कब जा रहा है मुझे बता दे। तो उसने मुझे बताया, तो आई जॉइंड हिम। तो मेरा शबरीमला हो गया। सबरीमाला टेम्पल की आपने बात की, उसको लेकर कुछ विवाद भी हुए थे पीछे, कुछ ड्रेस कोड या फिर कुछ एंट्रीज को लेकर के, देखिए, उसको आप विवाद जो कैसे है ना, देख रहे हैं? जैसा कि सदियों से जब से ये दुनिया बनी है, तो सुर और असुर चलते आ रहे हैं। ठीक है। जो सुर लोग हैं वो पूजा करते हैं, असुर लोग मंदिर तोड़ते हैं या पूजा घर को आपके नष्ट करते हैं, दूषित करते हैं। जी तो आज भी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढती हैं किसी तरह से आपको विवादित करने के लिए। विवाद कुछ था नहीं, वो क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड था। क्रिएटेड था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल विवाद नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल में सिर्फ 156 दिन शबरीमला की यात्रा चलती है, अप्रॉक्सीमेटली। और उसके अंदर जो जो श्रद्धालु जाते हैं, उसकी संख्या तिरुपति बालाजी के बराबर है, और कई बार तो उससे भी ज्यादा हो जाती है। 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु
एक कैलेंडर वर्ष में शबरीमला जाते हैं। जी, चौंक गए ना आप, मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा कि आप सोच रहे होगे वैष्णो देवी की बात करूंगा मैं बिल्कुल या किसी और बड़े टेम्पल की बात करूं, बट शबरीमला तो बहुत लोग जाते हैं और मैं श्रद्धा देखकर वहां पर हैरान हो गया लोगों की। लेकिन जो दिल को एक ठेस ये लगती है कि केरल राज्य में जो केरल देवस्थानम बोर्ड है, उसने वहां पर अभी इतना काम करवाया नहीं है। जो जैसा कि आप देखिए कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जब बना था जी, 90s में, जी। जगमोहन साहब उसके चेयरमैन बने थे, गवर्नर को जब बनाया तब से काया पलट हो गई। मतलब आप वैष्णो देवी जाइए, लगता है कि मतलब क्या काम हुआ है वैष्णो देवी में। तो वहां पर भी काम करने की जरूरत है। जब इतने करोड़ों श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पर भी कुछ दिल से काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, बीच में एक और बात सामने आई थी, वो लड्डू में कुछ आप समझ रहे हैं मिला करके और फिर उसके बाद परोसा गया था। तो इसका मतलब कैसे होगा सुधार, ये सब सिस्टम में कैसे सुधरेंगे? ये तो देखिए डिपेंड करता है ना कि आपके जो चेयरमैन कौन है। अब अगर चेयरमैन टीटीडीसी के आपको पता कौन थे, जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी। आप जैसे अगर आप ब्राह्मण हैं और आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप मंदिर बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, आप उसमें अपने लाइक माइंडेड पीपल लाएंगे ना, ताकि वो आपके कल्याण की बात सोच सके। जी। तो ये बहुत जरूरी है। हुँ। और सर, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं। जिस तरीके से इंडियन रेलवेज़ में जब आप थे, तो अब तो ख़ैर आप इंडियन रेलवेज़ में नहीं हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज़ में कुछ फ्लॉज़ देखने को मिलते हैं अमूमन। इस बार तो हद ही हो गया। इतने सारे रेलवे के मतलब खामियाँ निकल कर के सामने आई। कहीं पे डी ट्रैक हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया। हाउ इट कुड बी मिनिमाइज़्ड? देखिए, आप ये भूल जाते हैं कि 140 करोड़ का देश है, ठीक जी, है? और भारतीय रेल जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल का जो नेटवर्क है, मतलब कि देश में एक ज़माने में लोग उस पैटर्न को स्टडी करते थे कि इंडियन रेलवे काम कैसे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ, अगर आप देश के किसी भी शहर में रहते हैं, आपके घर के पास जो भी स्टेशन है, जब वो ट्रेन वहाँ से निकलती है, उसमें सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट स्टेशन मास्टर का होता है वहाँ के, ठीक है? जी, सब मैनुअल ऑपरेशन होता है। उसको जो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, जो हो सकता है वहाँ से 200 किलोमीटर दूर हो। वो वहाँ से उसे बताता है कि आपकी ये गाड़ी आने वाली है। वो मैनुअली पॉइंट सेट कराता है, ठीक है? अब कुछ जगह अब चूँकि अब तरक्की हो रही है, तो अब थोड़ा-सा कई जगह ऑटोमैटिक रूट भी सेटिंग हो जाती है। लेकिन अभी भी मेजरली जो होता है, उसमें स्टेशन मास्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर उसके बाद पॉइंट्समैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो रेलवे सिस्टम कोई छोटा सिस्टम नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ सिंपल टू रन रेलवेज़। तो रेलवे पे का अगर आप इतिहास उठाएँगे, तो रेलवे को जो आज रेलवे की स्थिति है, कमोबेश बहुत, बहुत, बहुत बेटर है। वो ठीक है कि कमियाँ देखिए हर चीज़ में होती हैं। अभी जो वंदे भारत आ गई, किसी ने सोचा था कि 50 रूट पे वंदे भारत चलने लगेगी 5-6 साल में ही। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स आ रही हैं, तो ये भी एक गेम चेंजर है। तो खूब पढ़िए और खूब घूमिए, इस तरीके का सर का मैसेज था। और अपने शहीदों को याद करिए। कभी किसी सड़क से गुजरिए तो किसी शहीद के ऊपर अगर उनका सड़क का नामांकन हो तो उसको ज़रूर जानिए। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत की है। आप सोच रहे होंगे कि मेट्रो के ऊपर जिक्र क्यों नहीं हुआ। सर की एक नई किताब आनी है मेट्रो के ऊपर, फिर उसके बाद सर से मेट्रो के ही ऊपर विषय के ऊपर विस्तृत बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।